हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस चैनल पे आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, जो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में, उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में। उसके अलावा अगर आप करियर में किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस है एग्ज़ाम्स को लेके, किसी भी तरह की अगर आपकी क्वेरी है, तो ये जो चैनल है बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया है, जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपस में इंटरेक्ट करें और इस तरह की जो जितने भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उनको सॉल्व करें। प्लस जो डिफरेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सब को डिस्कस करें। तो उसी के लिए, जैसा कि आज आपने देखा होगा थंबनेल, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जो कॉलेज एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन, उसके लिए जो टीचिंग का काम होता है, उसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, सहायक आचार्य। और राजस्थान के अंदर हाल ही में 2020 के अंदर इसकी वैकेंसी आई थी, और जिसका 2021 के अंदर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, और जल्द ही उसका अभी जनवरी के अंदर जो है वो रिज़ल्ट भी अगले 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक नई और वैकेंसी जो है वो प्रस्तावित है, करीब 1000 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। तो ऐसे में जो पोस्ट ग्रेजुएट है स्टूडेंट्स, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है या जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, उन सब के लिए ये एग्ज़ाम रेलेवेंट है। किस तरीके से रेलेवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये प्लान है, गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी जानकारी है उन्होंने यही बताया है कि 2022 के अंदर, 2022 के अंदर इस वैकेंसी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने की प्लानिंग है। चलो, ये ज़्यादा भी है तो भी नेक्स्ट ईयर तक ये वैकेंसी जो है वो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे में जितने भी साथी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन सब के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं इसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। प्लस आज के पार्ट में हम सिर्फ वैकेंसी को समझेंगे, किस तरह की वैकेंसी होती है। आप उसका एक बेसिक जो ओवरव्यू है वो ज़रूर लें कि किस तरह के पास्ट के पेपर्स हुए हैं कॉमर्स के अंदर, क्या उनकी कट ऑफ्स रही है, किस तरह की तैयारी रिक्वायर्ड होती है, सिलेबस कितना बड़ा है, कितना टाइम चाहिए होता है, 6 महीने, साल भर। ऐसी जो शुरुआती बातें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। फिर इन डेप्थ सिलेबस के ऊपर किस तरीके से आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, उसके ऊपर अपन सेपरेट डिस्कस करेंगे। और जॉब प्रोफाइल, उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप जॉब प्रोफाइल इसकी देखोगे तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर जो कॉलेज प्रोफेसर से अच्छी कोई भी जॉब प्रोफाइल नहीं है। अगर वर्किंग के हिसाब से देखो, आप लग्जरी के हिसाब से देखो, सैलरी के हिसाब से देखो, हर एस्पेक्ट के अंदर, इवन जो एक एंट्री लेवल पे आईएएस होता है उसकी सैलरी से ज़्यादा एंट्री लेवल पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में चलो डिस्कस करेंगे। आज हमारा मकसद है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी को जानें। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वैकेंसी है या ऐसी वैकेंसी जिसके अंदर बिल्कुल सिलेक्शन जो है एकदम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का होता है। नहीं, बिल्कुल ये आपकी भ्रांतियाँ हैं। इसका अगर आप पेपर देखोगे, लास्ट 2013-2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था या इस साल 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका दिमाग जो है वो चकरा जाएगा कि किस तरह के बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो थोड़ा कंसिस्टेंसी और टाइम जो है वो रिक्वायर करता है कि आप इसको पूरा समय दें। एक लंबे समय तक आपको सिलेबस कवर करना है, फिर उसको वापस से समराइज़ करना है, रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये आरपीएससी जो है, इसकी वैकेंसी जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। नेचर ऑफ वर्क बेसिकली क्या होता है, टीचिंग। कहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। और ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है हम लोगों ने, हम उसी सब्जेक्ट से जो है वो एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जांपल, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के अपने साथी हैं, उन सबको कॉमर्स के ही सब्जेक्ट से क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम प्रिपेयर करना पड़ेगा और एग्ज़ाम के अंदर वो अपीयर हो सकते हैं। मतलब वो फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब कॉमर्स के अंदर भी 3 सब्जेक्ट है बेसिकली, ABST, EAFM, BADM। क्या है ये, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
3 सब्जेक्ट है बेसिकली। अगर आप कॉमर्स को देखोगे तो ये तो मैनेजमेंट पार्ट आ गया, जो कॉमर्स का मैनेजमेंट पार्ट है वो, ये इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड, एंड ये अकाउंटिंग एंड स्टैट्स, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, वो सारे सब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो 3 है, मतलब तीनों के लिए सिलेबस भी 3 होंगे, प्लस सबसे मेन चीज़ है पेपर 3 अलग होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट तीनों की अलग अलग होगी। तो एक वीडियो के अंदर तीनों कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर कुछ बातें जो कॉमन है वो तीनों के लिए, बाकी जो प्रिपरेशन, सिलेबस, पास्ट पेपर, कट ऑफ्स, वो सारी मैं तीनों के लिए सेपरेटली जो है वो डिस्कस करूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, तो वो देख लेते, बाकी जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न बेसिकली 2 स्टेज के अंदर ये एग्जाम जो होता है। फर्स्ट एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट जो MCQ बेस्ड है, एंड सेकेंड स्टेज पे इसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ओके, जो फर्स्ट स्टेज है रिटन टेस्ट, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली 200 मार्क्स के लिए एक पेपर होता है, मतलब टोटल 200 मार्क्स होते हैं। उसके अंदर आप समझ लीजिए 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 3 जो है वो कॉमन होता है, जनरल है, जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनरल स्टडीज। 50 नंबर के लिए ये होता है, 50 मार्क्स के लिए, और बाकी 75 मार्क्स के लिए ये सब्जेक्ट के पेपर होते हैं 2। जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के ये 2 पेपर होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 150 प्लस 50, मतलब टोटल 200। हर क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होता है, यानी आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे इसके अंदर एग्जाम के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, मतलब 300 और टोटल 400 क्वेश्चन होंगे, और ये 200 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। इज इट ओके? यहाँ तक एकदम बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं, और भी इससे जुड़े हुए, क्या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से दे सकता है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलिजिबल है, क्या CA CS एलिजिबल है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस पे आता है। तो ये एक रिटन टेस्ट होता है बेसिकली। इस रिटन टेस्ट के अंदर जितने अंक आते हैं उसके आधार पे क्या होता है, एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है, और जितनी नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इनटू आप सीधा 3 कर लीजिए। जैसे अगर 10 पोस्ट है तो 3 गुना, यानी 30 लोगों को क्या किया जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, जो इंटरव्यू होता है 24 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया, 200 प्लस 24 यानी 224, और फिर इसके फाइनल कट ऑफ निकलती है, और जो फिर टॉप के जो 10 स्टूडेंट है उनको क्या किया जाता है, मान लो अगर 10 की पोस्ट है तो 10 की वैकेंसी है तो उन 10 को सेलेक्ट किया जाएगा। ये बेसिकली एग्जाम का पैटर्न रहता है। 2 पेपर रहते हैं सब्जेक्ट के, और एक रहता है जनरल स्टडीज़ का, जो सबके लिए कॉमन है। 50 नंबर का वो होता है। बाकी आप देख लीजिए, जो 3/4 वेटेज है वो 75% वेटेज किसका है, सब्जेक्ट का। 25% वेटेज है किसका, जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का, ठीक है, जिसके अंदर जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब है। रीजनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबल कौन है इसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन व्यक्ति दे सकता है। तो पहली चीज़ तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड सेकेंड चीज़, नेट का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया हो। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट, 2 चीज़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट। नेट क्या होता है आप जानते हो, जो PhD के लिए, JRF के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दोनों के लिए कॉमन एग्जाम होता है, जो UGC के जरिए करवाया जाता है। NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये नेट की क्वालिफिकेशन होती है, इसमें अगर जो टॉप कर स्टूडेंट हैं वो JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं, और बाकी जो रहते हैं वो नीचे की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है बेसिकली। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन रहे हो तो उसके लिए आपके पास B.Ed होना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तो आपके पास नेट की क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। अगर किसी ने PhD कर रखी है तो देन उसको नेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर PhD है
तो वो अदरवाइज एलिजिबल रहता है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसी से। अगर आपने मैनेजमेंट से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने अकाउंटिंग से किया है तो आप ABST से एलिजिबल होंगे। ओके, अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो आप इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्या CA, CS, CA में ये सारे एलिजिबल हैं? जी हाँ, हाल ही में इनको UGC ने इक्विवेलेंट टू PG घोषित किया है। UGC की मीटिंग हुई थी मार्च के अंदर और उसका नोटिफिकेशन उनकी UGC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। दे आर ऑल इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट्स, देयरफॉर दे आर एलिजिबल टू अपीयर इन नेट एग्जाम। और जो नेट एग्जाम में एलिजिबल है तो वो ये नेट की क्वालिफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ में अब ये एक मुद्दा रहेगा कि RPSC इनको किस सब्जेक्ट के लिए कंसिडर करता है। काफ़ी सारी RTI, काफ़ी सारी रिट इस तरह की लगा चुके हैं लोग ऑलरेडी, जिसके अंदर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है RPSC से कि इनको किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल मानेंगे। तो वो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है। अभी के लिए मैं मुद्दे पे वापस आता हूँ। अच्छा, क्या जो पोस्ट ग्रेजुएट अभी चल रही है जिनकी PG, क्या वो एलिजिबल है? हाँ जी, एलिजिबल है, प्रोवाइडेड आपकी जो PG है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है। मतलब अगर एग्ज़ाम 2022 के एंड में भी होता है अगर नई वैकेंसी का, तो 2023 में जाके इसके इंटरव्यू होंगे। मतलब आप 2023 के जुलाई तक भी अगर PG कंप्लीट कर रहे हैं, अगर जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया होती है तो भी आप क्या हैं, एलिजिबल है। ओके, दूसरी बात, नेट अपेयरिंग, अगर आप नेट का एग्ज़ाम अपने पास नहीं किया है, आप अभी अपेयर हुए हो, ये हर 6 मंथ से एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। तो अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप एलिजिबल है, प्रोवाइडेड आपको इंटरव्यू की डेट से पहले आपको ये योग्यता हासिल करनी होगी जब भी इंटरव्यू होगा। अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रखा है VMOU या IGNOU से तो आप एलिजिबल हैं। यस, 100% आप एलिजिबल हैं, कोई इश्यू नहीं है। और क्या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल है? जी हाँ, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देन वो एलिजिबल है। तो ये कुछ एकदम बेसिक बातें मैंने आपको बताई। हो सकता है आपको इसमें से 90% पता हो, 60% पता हो, लेकिन मैंने एक बार वापस से सिस्टमेटिकली कवर कर ली। अब देखिए, मुद्दे की बात ये है कि इसका सिलेबस कैसा है और उस सिलेबस को कैसे तैयार करना है, कितना टाइम चाहिए और कितने नंबर लाने होते हैं नॉर्मली। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं आता हूँ इसके ऊपर। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो 1000 पोस्ट है वो हाल ही में अनाउंस की गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो 2022 के अंदर ही रखी जाएगी। तो ये सिर्फ अभी तक न्यूज़ है, कोई ऑफिशियल सिर्फ इतना है कि 1000 पोस्ट जो है वो उसकी वैकेंसी क्रिएटेड है, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये जल्दी ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप एक बार इसका सिलेबस ज़रूर देखें, एक बार इसका पास्ट पेपर ज़रूर देखें, इसकी कट ऑफ ज़रूर देखें, समझें कि किस तरह का एग्ज़ाम है और किस तरह की तैयारी ये चाहता है। देखिए, मैं अभी के लिए सिर्फ ABST की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं सेपरेटली कवर करूँगा क्योंकि इतने सारे सिलेबस एक लेक्चर के अंदर कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा, 2 पेपर है, ये है ABST पेपर 1, ABST का पेपर 1। पेपर 1 में आप देखोगे अकाउंटिंग है। कौन सी अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। काफ़ी सारे टॉपिक दे रखे हैं छोटे छोटे, मतलब उसके अंदर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो गया, चाहे वॉयज अकाउंट हो गया, प्राइस लेवल चेंज, पार्टनरशिप, IFRS, IND-AS, सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग। फिर इसमें जो स्पेशल अकाउंटिंग है, एग्रीकल्चर फॉर्म, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, CSR, सॉलिसिटर, हॉस्पिटल, फॉरेंसिक, टूर एंड ट्रेवल, ये सब भी इसके अंदर कवर्ड है। तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब ABCD 4 पार्ट है, चारों मिला के कितने 150 क्वेश्चन और आधे नंबर का 1, तो 75 मार्क्स के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग है फर्स्ट पूरा पेपर। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा देखें पेपर 2 पार्ट ए टैक्सेशन। टैक्सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों। इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी एंड कस्टम्स दोनों ही हैं। जीएसटी लॉ और कस्टम्स दोनों ही हैं इसके अंदर, ठीक है। बी पार्ट ऑडिटिंग एंड सी पार्ट स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें वेटेज देख लीजिए, 25 नंबर का ये, 25 का ये और 25 का ये। ऑडिटिंग जो है मेरे हिसाब से 25 का नहीं है, थोड़ा कम है। बाकी जो स्टैट्स है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का होता है। तो ये तीनों मिला के 75 नंबर के फिर से हो गए। अब वापस आते हैं, हमने सिलेबस देखा अभी, और सिलेबस में हमें क्या नजर आया, आए जरा देखें। एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 में क्या क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अगर आप चारों को इक्वली वेटेज दें तो आप देख लीजिए 75 डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए 4, मतलब करीब करीब 18-19 नंबर का एक का वेटेज रहता है। सब मिला के 75 मार्क्स। अगर पेपर 2 में देखेंगे आप तो पहले टैक्सेशन है, दूसरे पे ऑडिट है और तीसरे पे स्टैट्स है। स्टैट्स जो है वो अकेली 25 नंबर की है, बाकी ये दोनों मिला के 50 नंबर के हैं। टोटल ये भी 75। अब समझिएगा यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कट ऑफ देखें तो ये दोनों मिला के कितने नंबर के हैं, 150, 150 प्लस 50 नंबर का क्या है, जनरल स्टडीज़ जो राजस्थान का, जिसको आपको अलग से तैयार करना ही पड़ेगा। एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया किस तरीके से आप जनरल स्टडीज़ को कवर करें। आप अगर उसको देखें डेफिनेटली आपको कुछ यूज़फुल उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके रिगार्डिंग। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जनरल स्टडीज़ तैयार करना चाह रहे हैं तो कैसे तैयार करें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 150 प्लस 50 ये टोटल 200 का होता है। अभी हम 150 नंबर की बात कर रहे हैं जो हमारे दोनों पार्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जरा इनकी एक बार कट ऑफ देखते हैं हम लोग। जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर बिफोर इंटरव्यू की ही बात करूँगा मैं, आउट ऑफ 200 नंबर जनरल कैटेगरी की है कितनी, 116। अब क्योंकि ये वैकेंसी 2014 की है तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कट ऑफ ऐसी नहीं रहेगी। तो आप इसमें सीधा सीधा आप मान लीजिए 10 से 15 नंबर और ऐड कर दीजिए, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती, यानी 125 से 130 मैक्सिमम जो वर्तमान की स्थितियों के हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। हालांकि अगले 10 दिन में रिजल्ट आने वाला है तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। आप यूँ देखिए, हम अगर 125 नंबर मान के चलें, 125 या 130, रिक्वायर्ड कितने हैं, 130, कितने में से, आउट ऑफ 200। पहली चीज़ तो ये देखिए, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है 50, अगर इसका पेपर नॉर्मली काफ़ी लेवल का दिया जाता है, काफ़ी एक स्तर का आपको मिलेगा। तो आप मान के चलिए अगर पेपर बहुत ज़्यादा लेवल का है तो आप 15 से 20 नंबर तक अगर आपने तैयारी की है अच्छी तो आप ला सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। 1-2 नंबर हो सकता है कम हो जाए, या पेपर थोड़ा ईजी है तो आप 25 तक चले जाएं। रीज़न बीइंग क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 40 नंबर ले आएँ, क्योंकि आपको उतना सारा पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस जो अपना सब्जेक्ट का है वो भी तैयार करना है उसी समय में। तो मैं यहाँ पे अगर मानूँ आप 15 से 20 नंबर अगर अच्छी ठीक ठाक तैयारी, एक बार आप सिलेबस कवर कर लेते हो, करंट अफेयर्स देख लेते हो,
मतलब जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट तैयारी करता है वैसी अगर आप तैयारी करके चलें तो इतने नंबर इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं 130 में से ये घटा दूं 15 से 20 तो पीछे बचते हैं कितने, 110 से 115 नंबर। पेपर है पीछे 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो मैंने आपको बताया। पेपर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट, इसमें टैक्स, ऑडिट, स्टैट्स। 75 और 75 कितने नंबर है, 150 में से लाने कितने आपको, 110 से 115 नंबर। अगर 110 नंबर की बात करें इसका मतलब आपको दोनों में 55 नंबर लेके आने हैं आउट ऑफ 75। ओके, यानी आप 20 नंबर कम लाओगे चलोगे, मतलब 2 क्वेश्चन 50.5 का एक वो है क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर के लिए आप 40 क्वेश्चन भी गलत करते हो। अब इसमें मैं नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट एक बार हटा रहा हूँ, 40 नहीं आप 30 क्वेश्चन तक गलत करते हो तो चलता है। मतलब आउट ऑफ 150 आपको करीब करीब 120 सही बिठाने पड़ेंगे, 120 से 130 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब देखिए इसका सिलेबस, मैं जस्ट आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो 200 नंबर का पेपर है उसके अंदर 50 नंबर तो हटा दीजिए, जिसमें आप 15 से 20 नंबर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक ठाक तैयारी करके। पीछे जो 150 नंबर अपने सब्जेक्ट के लिए बचे उसमें आपको 110 नंबर मिनिमम एनी हाउ ऑब्टेन करने ही करने हैं। तो 110 नंबर इसमें से लेके आना। अब इसके लिए हमें सिलेबस को देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा सिलेबस क्या है। मैंने आपको बताया अभी सिलेबस में क्या क्या है, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला पार्ट पूरा अकाउंटिंग का, और दूसरे में टैक्स और ऑडिट 2 तो थ्योरी है, और तीसरा थोड़ा स्टैट्स है जो टेक्निकल है, जिसके 50-25 नंबर का 50 क्वेश्चन। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं एक बार पास्ट पेपर देखें इनके, पेपर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ एंड पेपर 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ। पेपर देखिएगा सब्जेक्ट के पेपर, आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ऑडिटिंग से, टैक्सेशन से। मैं कहूँगा एकदम जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, डेप्रिसिएशन पे हो गया, एएस पे हो गया, डायरेक्ट एएस का नाम पूछना, इंड एएस का डायरेक्ट नाम पूछना, इनकम टैक्स के अंदर सिंपल सेक्शंस पूछना। स्टैट्स बहुत टिपिकल है लेकिन उसमें सिंपल फार्मूले, सिंपल चीज़ें एकदम, ये फार्मूला किसने दिया, कार्ल पियर्सन का फार्मूला कौन सा है, मीन, मोड, मीडियम, इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली जो ट्रिकी होंगे, मतलब जिनके उत्तर में जो है आंसर्स में थोड़ी आरपीएससी क्या करता है, गड़बड़ी कर देता है कि उसके 4 जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको ए भी ठीक लगेगा और डी भी ठीक लगेगा, डी में लिखा हुआ है तीनों के तीनों। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे। या जैसे इस बार के पेपर में ऐसा देखने को मिला कि ऊपर के 3 ऑप्शन है फिर ऑल ऑफ द अबो, तो काफ़ी क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबो हो रहा था सही। तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट को कई बार एक से ज़्यादा जब भी ठीक लगता है तो वो कन्फ्यूजन में गलत ऑप्शन टिक कर देता है, और ये साधारण दिक्कत है, हर कोई ये करेगा। तो थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है, उसके लिए क्या की जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है। बाकी मैं ये नहीं मानता कि इसका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा उस तरह का है। सिंपल इजी पेपर है, इजी अंडरस्टैंडिंग प्लस लॉट ऑफ प्रैक्टिस के साथ 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर आप सीरियसली पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं एंड आप इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी शुरू कर दें। साथ में आपको नेट के लिए सोचना पड़ेगा, नेट के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये सब्जेक्ट जो है इनको तैयार करना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी की किताबें लाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स लेके आइए, जो कॉलेज की बुक्स होती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, JNU, MDSU, कोई भी यूनिवर्सिटी की कॉमन बुक्स चलती है नॉर्मली। बुक्स लानी किस किस की है, अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की और स्टैट्स की। टैक्स की तो कोई भी आपको किताब मिल जाएगी छोटी सी। अकाउंटिंग में सारी तरह की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट, कॉस्ट और मैनेजमेंट, बस
बाकी किसी कोई सोर्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपका पेपर यहीं से उठेगा, सारे क्वेश्चन यहीं मिलेंगे आपको। सब कुछ इन यूनिवर्सिटीज़ की किताब से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यहीं से निकलेंगे। बाकी किसी कोई किताब से, कोई सोर्स को आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो खजाना है वो ये यूनिवर्सिटीज़ की बुक से ही है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप भले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, खास करके आप अगर हायर स्टडीज़ प्रोफेशन वो चुनना चाहते हैं, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं लाइफ में फ़ैसला लेना पड़ेगा। आसान चीज़ें हर कोई करना चाहता है, जो चीज़ें ईजी लगती है, जो फटाफट हो जाए, जूनियर अकाउंटेंट या कोई इस तरह का एग्ज़ाम हर कोई चाहता है। लेकिन अगर आप लाइफ में बड़ा टारगेट लोगे, बड़ा कुछ सोचोगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। और 1 साल कोई बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो क्योंकि आपने इतने साल पढ़ाई में दिए हैं, 1 साल आप सिंसियरली बिल्कुल इसी के लिए ओरिएंट होके, इसी के लिए टारगेट चुन के तैयार करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। मैं इसके ऊपर और भी लेके आऊँगा डिटेल्ड कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे तैयार करने चाहिए। मैं कुछ बुक्स के आपको रेफरेंस एग्जैक्टली बताऊँगा, प्लस जो बाकी सब्जेक्ट है EAFM, BA, DM, उनके लिए भी आप कैसे तैयारी करें, किस तरीके से करें। अभी मैंने जस्ट इसके अंदर एक ओवरव्यू देना चाहा है। काफ़ी सारे आप में से ऐसे भी साथी हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं हो कि आपको जानकारी के अभाव में आप इससे बच जाएं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, चाहे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करके बैठे, आप सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और आप सबको ये देना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं आज का अपना डिस्कशन। और नेक्स्ट वीडियो आने तक रिज़ल्ट भी इसका आ जाएगा, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अपने सामने, तो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन के साथ इस चीज़ को प्रेजेंट कर पाऊँगा। इसी तरह के और आपको रेगुलर जो है इस पे अपडेट मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको निराशा नहीं होगी डेफिनेटली। और आपकी किसी भी तरह की अगर क्वेरी है अपने करियर से रिलेटेड, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।